जय भीम, वंदे मातरम। सभी बच्चों का मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग शानदार, जानदार, ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई निरंतर चल रही होगी। हम सभी विषयों के अलग अलग वीडियो प्रत्येक दिन में अपलोड करेंगे ताकि आप सभी विषय में पकड़ बना सकें। जैसे कि आपने भारत का संविधान पढ़ा, आज एक पार्ट, कल भूगोल पढ़ा, परसों विश्व इतिहास पढ़ा, ताकि आप विषय में कंटिन्यूअस बने रहें। ऐसे आप भारत का संविधान पूरा समाप्त कर लेंगे, फिर उसके बाद भूगोल शुरुआत करेंगे तो भारत संविधान भूल जाएगा। अलग अलग अध्ययन करेंगे तो आपको याद रहेगा। भारत का संविधान, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत में संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन 1773 से 1858। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947। राज गोपालाचारी फार्मूला 1944। वेवेल योजना 1945। कैबिनेट मिशन 1946। माउंटबेटन योजना 1947। ब्लॉकन प्लान 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी की गई, जिससे एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम पे तथा 3 अन्य चैम्बर्स लिमिटेंट्स और हाइट न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ब्रिटिश शासन वर्ग के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से ईएलसी कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों तक लिए बढ़ा दिया। वह भारतीय राजस्व से
नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थानों का करोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार अभी भी तक बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च का उपलब्ध हुआ। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। परंतु दासता प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द का प्रयोग बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, चौथा विधि सदस्य शामिल किया गया बने। 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद 6 सदस्य की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों में अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। एक नए पद पर भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय 7 सदस्य निदेशक मंडल कंपनी से व ब्रिटिश सरकार द्वारा 8 सदस्य थे। भारत परिषद का गठन भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन की प्रतिनिधि था। महारानी विक्टोरिया ने इसी अधिनियम में भारत मलिका की उपाधि धारण की। इसकी भारत मलिका की उपाधि धारण की। लॉर्ड कैनिंग का प्रथम वायसराय बना। 1860 ईस्वी में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें मुगल सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। भारत के राज्य सचिव के रूप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य शामिल किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग द्वारा वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में वर्ष 1862 ईस्वी में मनोनीत किया है। 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों शक्तियों में वृद्धि की गई।
इससे प्रेसिडेंसी तथा प्रांत के सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा जिसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। 1873 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को भी कभी भी भंग किया जा सकता है। नोट: EIC को 1 जनवरी 1874 ईस्वी में भंग किया गया था। 1869 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। सामग्री 6 सदस्यों को केंद्रीय कार्यकारिणी गवर्नर जनरल में नियुक्त करके लोक निर्माण का कार्य भी दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले, हम इसी को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले सचिव, मिंटो वायसराय। मिंटो वायसराय सुधार अधिनियम सर उरेंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक सचिव लॉर्ड मार्ले को कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने के अधिकार। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीय, केसी गुप्ता और 2 सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। नोट: भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम 1919। मैंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसे हम मैंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के कहते हैं। भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, राज्य परिषद 5 कार्यकाल व 60 सदस्य, 34 निर्वाचित व 26 मनोनीत, केंद्रीय विधानसभा 3 वर्ष कार्यकाल व 44 मेंबर, 104 निर्वाचित व 40 मनोनीत की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया।
था। महिलाओं को भी मताधिकार सीमित रूप में दिया गया। भारत सचिव का खर्च जो 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कॉर्टिन को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है। तो लियोनेल कॉर्टिन को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। पहली बार सीमित रूप में अप्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर या शिक्षा के अधिकार पर सीमित मताधिकार। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। आरक्षित विषय: रक्षा, विदेशी मामले, वित्त कर, टैक्स, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक, विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण, सार्वजनिक सेवाएं आदि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए। नोट: इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू व वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना की स्थापना करना था। भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के ऐंठन पर मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार भारत हुए। इसमें दलित, जातियों, महिलाओं, मजदूरों को शामिल किया गया और मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% को मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया एवं इस पर वायसराय का निर्माण बढ़ावा गया। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा
11 राज्यों में 6, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग 321 धाराएं व 10 अनुसूचियां थीं। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 30 सूचियों में किया गया था। संघीय सूची 59 विषय, विषय सूची, दूसरा राज्य सूची 54 विषय, तीसरी संवर्ती सूची 36 विषय। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसराय को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। पंडित नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा है। नेहरू 1935 का अधिनियम बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान है। मोहम्मद जिन्ना पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत। मदन मोहन मालवीय के शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में रखा गया व 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये राष्ट्र कानून द्वारा ऐसी सहमति न दें। दोनों राष्ट्रों का यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण या क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधान सभा बना सकते थे। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधान सभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियमानुसार विधान सभाएं कार्य करेंगी। बंगाल व पंजाब का 2 भागों में विभाजन किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा 299 मेंबर ही रह गए। 229 ब्रिटिश प्रांतों से व 70 देशी रियासतों से। संविधान सभा में सर्वाधिक मेंबर 55 संयुक्त प्रांत से व देशी रियासतों में से सर्वाधिक मेंबर मैसूर 7 से थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा। देश का कोल्लम केरल प्रथम संविधान साक्षर जिला बन गया, जिसमें संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग शिक्षित हैं।
देश का केरल प्रथम पूर्ण ई शासित राज्य बना, क्योंकि केरल में नागरिकों को इंटरनेट सेवा तक पहुंच को केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट से अधिकार प्रदान कर दिया है। अब हम अगली क्लास में संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़े ही समय में आप बहुत सारा रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। छोटा चैनल है, आप सभी को भाइयों और बहनों सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय भीम, वंदे मातरम।